बसपा प्रमुख मायावती ने आज अपने जन्मदिन पर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने आने वाले चुनाव में विपक्षी एकता लग रही अटकलों पर फिलहाल विराम लगा दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर यह स्पष्ट कर दिया कि 2024 के लोकसभा चुनाव और कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी किसी से गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने ये भी साफ किया कि जब बैलेट से चुनाव हुए, बसपा का जनाधार बढ़ा है और वोटिंग प्रतिशत अधिक रहा है, लेकिन ईवीएम से चुनाव होने पर इसमें फर्क पड़ा है। उन्होंने भाजपा की जीत को ईवीएम का कमाल बता दिया। इसके साथ ही मायावती ने इस दौरान समाजवादी पार्टी पर भी हमला बोलते हुए कहा कि सपा सरकार ने संसद में SC/ST आरक्षण पास नहीं होने दिया, बल्कि उसे संसद में बिल का पर्चा फाड़ा। बीएसपी सरकार में SC/ST के लोगों को उनका हक जो है वो दिया है। इस दौरान कई बातें भी उन्होंने कही, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल है कि इकला चलो की राह पर बीएसपी चल पड़ी है, लेकिन क्या बीएसपी को मंजिल मिलेगी? क्योंकि मौजूदा वक्त में बीजेपी का जनाधार जिस तरीके से घट चुका है और एक सीट तक बीजेपी सपट चुकी है, इन सब के बीच सवाल बड़ा होता है का मायावती का जो तिलिस्म है, क्या वो आने वाले चुनाव में बरकरार रह पाएगा? ये फिलहाल बड़ा सवाल है। यहाँ ये भी स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि इस बार सन 2023 में कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित अन्य जिन भी राज्यों में विधानसभा के लिए अगले वर्ष देश में लोकसभा के लिए होने वाले आम चुनाव में भी हमारी पार्टी बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन करके ये चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि अकेले अपने बलबूते पर ही ये सभी चुनाव लड़ेगी। और आज पार्टी की नीतिगत घोषणा करना मेरे लिए इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि खासकर कांग्रेस व अन्य कुछोड़ दलों ने भी षड्यंत्र के तहत बीएसपी से गठबंधन करने का भ्रम जानबूझकर अभी से ही फैलाना शुरू कर दिया है। तो आज हम इसी पर बात करें, क्योंकि इकला की राह पर बीजेपी है और इससे माफ कीजिएगा बीएसपी, और बीएसपी को इससे कितना फायदा मिलेगा, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। हमारे साथ इब्ने हसन जैदी, हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत साहब हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है। मुमताज पठान, सपा नेता है, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुमताज पठान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत इब्ने हसन जैदी से। इब्ने हसन, आज मायावती ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया उत्तर प्रदेश की राजनीति के हिसाब से देखा जाए, क्या कुछ खास आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहा, जानना चाहेंगे आपसे। जी आरिफ, देखिए मायावती ने अपने जन्मदिन पर मीडिया से बात करते हुए जो ऐलान किया है, तो वो ऐलान काफी बड़ा उन्होंने किया है, क्योंकि अभी 2022 में हम बसपा की स्थिति देख चुके हैं कि बसपा की क्या हालत हुई थी। तो उस हालत के बाद जो है अब अपने जन्मदिन पर जिस तरीके से मायावती ने ऐलान किया है, बसपा की सुप्रीमो है, उनका ये सीधा सा ऐलान है कि 2023 में जितने भी विधानसभा चुनाव हो, कर्नाटक हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, जहां भी चुनाव हो रहे हैं 2023 में वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी, किसी भी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं करेंगी। और यही साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि 2024 में भी होने वाले चुनाव जो है लोकसभा के, उसमें भी वो अकेले लड़ेंगी, किसी भी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं करेगी। तो अब देखना यह है कि 2023 में होने वाले भी चुनाव जो हैं उसमें भी उन्होंने अकेले लड़ने की बात कही है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बात कही हो, जिस तरीके से कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, सभी पर निशाना साधा है। और जिस तरीके से ओबीसी आरक्षण को लेके, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो और चाहे वो बसपा हो, जिस तरीके से राजनीति सामने निकल कर आई है, अभी देखना हमें ये होगा कि आखिरकार मायावती की पार्टी जो बसपा पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, उसकी अब क्या हालत है, क्या स्थिति है उसकी, ये सब ने देखा है और जग जाहिर है। उसके बाद एकला चलो की राजनीति पे जिस तरीके से इन्होंने अपना कदम बढ़ाया है, तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि आखिर इसके नतीजे क्या निकल के आते हैं। जी आरिश, बड़ी बात साफ तौर पे कि आखिर इसके नतीजे क्या निकल कर आते हैं, ये तो फिलहाल भविष्य के गर्भ में छिपा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत साहब जुड़ गए हैं। जय सिंह रावत साहब, एकला चलो की सियासत पर, जिसे कह सकते हैं मायावती आ गई हैं, क्या लगता है मायावती अपने सियासी तिलिस्म को इतना मजबूत कर पाएंगी आने वाले वक्त में कि जिसको कोई तोड़ ना पाए? क्योंकि मौजूदा वक्त में बीएसपी
एक सीट पर जा सकती है उत्तर प्रदेश की बात की जाए, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, सवाल उनके सामने इस समय अस्तित्व का है। जब गठबंधन की अगर बात आती है तो गठबंधन में उनका रिकॉर्ड भी तो देखा जाएगा। यूपी में उनके पास केवल एक सीट है और वो राजा भैया जिनको उन्होंने जेल भेजा था, उनके पास ज्यादा सीट है। तो वो पहले तो उन्हें अपनी ताकत बतानी पड़ेगी। जो बाकी जो अपोजिशन की पार्टी है, जो भी है, अपनी जो राजनीतिक हैसियत बतानी पड़ेगी, तभी तो उनको वो मिलेगा। माना गठबंधन में करते हैं तो क्या शेयर तभी तो मिलेगा जब उनकी कोई हैसियत होगी। तो उनका जो है बिल्कुल कैलकुलेटेड जो मूव है ये। और ये अभी ये चुनाव होने वाले हैं, कर्नाटक में होने वाले हैं, राजस्थान में होंगे, छत्तीसगढ़ में होंगे और मध्य प्रदेश में होंगे। वहां अगर ये देखते हैं कितनी सीटें, मैक्सिमम उनकी कोशिश होगी कि वो अपने बलबूते पर मैक्सिमम सीट वहां ला पाए, तो तभी जाके उन राज्यों में वो गठबंधन की स्थिति में अब 2024 में अपना शेयर मांगेंगी सहयोगी दलों से। वही स्थिति उत्तर प्रदेश में भी है। उत्तर प्रदेश में जब उनकी एक सीट है, आप ये बताइए, कल वो माना गठबंधन करती है, अब इससे हिसाब से वो क्यों चाहेंगे, अखिलेश क्यों चाहेंगे उनसे गठबंधन करना, जब इनका 20 की तारीख में राजनीतिक बिल्कुल इतना ज्यादा क्षरण हो चुका है। तो यही है मायावती का जो है बिल्कुल कैलकुलेटेड, वेल कैलकुलेटेड मूव है ये। पहले वो अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाएंगे, तब औरों से हिस्सा या अपना शेयर की बात करेंगे। मेरा मानना ये है। और हमारे साथ मुमताज पठान भी जो मुमताज पठान, एक तरफ हम देख रहे हैं, मेरी एक आवाज अगर तक पहुंच रही है, एक तरफ बीजेपी बाहुबली बन चुकी है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है, और एक तरफ हम बीएसपी को देख रहे हैं जो अपनी एक तरह से सियासी जमीन तलाश रही है। कैसे सामना करेगी समाजवादी पार्टी, क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बहन जी को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। दूसरी बात ये कि इस समय देश में गठबंधन का दौर है जो काफी समय से चल रहा है। यूपीए है, एनडीए है और छोटी छोटी पार्टियों के भी गठबंधन है। समाजवादी पार्टी का हमेशा नजरिया रहता है कि सांप्रदायिक ताकतों को रोका जाए और देश में भाई से भाई को लड़ाने वाली ताकतों को कैसे भी करके रोका जाए। पिछला 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी ने बड़ा दिल कर बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन किया। बहुत सारी सीटें ऐसी थी जो छोड़ी, क्योंकि समाजवादी पार्टी बाबा साहब का बहुत सम्मान करती है, बाबा साहब के विचारों का बहुत सम्मान करती है, बहन जी का भी हम बहुत सम्मान करते हैं। बहन जी जो बाबा साहब की विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी बहन जी पे थी, काशीराम जी के मिशन को जो आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी बहन जी पर थी, और काशीराम जी और बाबा साहब हमेशा सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ रहे थे। लेकिन ना जाने ऐसी क्या मजबूरी रही बहन जी की, जो 4 बार भाजपा से गठबंधन भी किया बहन जी ने। क्या मजबूरी है बहन जी की, वो तो वही बता सकते हैं कि आज बहुजन समाज पार्टी का पूरे प्रदेश में जो कभी बहुत मजबूत पार्टी हुआ करती थी, मात्र एक विधायक और लगभग 10-11% वोट बैंक बचा है। तो बहन जी को खुद फिक्र करनी चाहिए और सोचना चाहिए कि हमारी पार्टी का मुस्तकबिल क्या होगा। रही बात समाजवादी पार्टी, तो मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से अकेली वाहिद पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर रही है। कोई उपचुनाव हो, कोई चुनाव हो, कोई मुद्दा हो, सड़क से लेकर सदन तक, अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई मुकाबला कर रही है तो वो समाजवादी पार्टी कर रही है और आगे भी करेगी। और 2019 के चुनावों में आप देखेंगे समाजवादी पार्टी का अच्छा प्रदर्शन आप देखेंगे। समाजवादी पार्टी अपने दम पर इन्हें हराने की ताकत रखती है। लेकिन इन सब के बीच हम ये भी देख रहे हैं मुमताज जी, समाजवादी पार्टी और जो तमाम चीज़ें सामने रही, पारिवारिक तौर पर प्रसपा समाजवादी पार्टी में चीज़ें हमने देखी, लेकिन इन सब के बीच मौजूदा वक्त में समाजवादी पार्टी की भी स्थिति कोई अच्छी नहीं है, जो मौजूदा तस्वीर बन रही है। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये आपका अपना ऑब्जर्वेशन, आपका अपना आकलन हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी आज प्रदेश की जनता द्वारा क्या, देश की जनता द्वारा उम्मीदों की निगाह से देखी जा रही है और समाजवादी पार्टी जमकर मुकाबला कर रही है।
ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की जनता से झूठ बोला, झूठे वादे किए और सरकार में आ गई। अभी कल उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया था कि लोग गाय पालते हैं, दूध पीते हैं और गायों को रोड पे छोड़ देते हैं। अगर हम कहें कि केशव मौर्य प्रसाद जी, आपने वादा किया था और वादा कर आप एक उल्टा बड़ी इल्जाम बात प्रदेश की मुमताज जनता जी पे लगा रहे हैं। मायावती कह रही हैं कि बीजेपी की जीत को वो एक बहुत बड़ी कामयाबी ईवीएम की बता रही हैं। वो कह रही है बैलेट से अगर होती हो, यही बात समाजवादी पार्टी कहती है। आखिर ये स्थिति क्यों बन जाती है? जब जब समाजवादी पार्टी या बीएसपी या कांग्रेस हार जाती है तो सारा का सारा ठीकरा ईवीएम पे फोड़ दिया जाता है, लेकिन जब जीत जाते हैं तो सब चुप हो जाते हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बहुत सारी जगह देश में ईवीएम को लेकर शक पैदा हुआ, और जब शक पैदा होता है और देश की सारी जमातें एक साथ कह रही हैं कि चुनाव बैलेट पेपर से करा दिया जाए, चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए। दुनिया का जो सबसे बड़ा और सबसे आगे टेक्नोलॉजी में अमेरिका है, वो भी अपने यहाँ बैलेट पेपर से चुनाव करता है। तो सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है जब सारे विपक्षी दल कह रहे हैं कि चुनाव बैलेट पेपर से करा देना चाहिए, तो करा देना चाहिए। ठीक है, इब्ने भी हमारे साथ जुड़े हुए। इब्ने, मौजूदा तस्वीर जो निकल कर सामने आ रही है, जिस तरह से समाजवादी पार्टी भी अपने आप को मजबूत करने में लगी, क्योंकि चुनाव जिसे कह सकते आने वाले हैं। बीजेपी एक तरफ बाहुबली बन गई है, समाजवादी भी पार्टी भी अपने आप में मजबूत करने में लगी हुई है। बसपा की बात की जाए तो बसपा भी एकला चलो की राह पर चल चुकी है। मौजूदा वक्त में जो उत्तर प्रदेश में जो सियासी तस्वीर हम देख रहे हैं, इसमें क्या लगता है आपको, कौन से मुद्दे हैं जिनके इर्द गिर्द जो है तमाम उत्तर प्रदेश की सियासत जो है वो घूम रही है, और जिसको इस वक्त तमाम पार्टियां जिसे कह सकते हैं कि हाईजैक करना चाहती हैं, या उस पर जिसे कह सकते हैं आगे चुनाव के दौरान उसको लेकर जाना चाहती हैं? देखिए आरिश, सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी की बात कर लेते हैं कि मुख्तार पठान साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि अगर समाजवादी पार्टी की बात कर लिए तो ठीक है, प्रदेश में अभी 2022 के चुनाव हुए, उसमें इनके 100 से ज्यादा विधायक आ गए हैं। लेकिन अगर इनके जो वोट बैंक है, जो MY की बात करी जाती है, तो अगर देखा जाए तो अब धीरे धीरे वो भी इनका वोट बैंक खिसक रहा है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी के 3 दिग्गज विधायक जो है वो इस समय जेल में है। अगर हम उनकी बात करें तो उसमें कानपुर के विधायक हैं इरफान सोलंकी, उसमें जो है रमाकांत यादव हैं और दीप नारायण यादव, जो समाजवादी पार्टी के यहाँ कई कई बार के जीते हुए विधायक हैं, वो इस वक्त जेल में है। किसी के ऊपर 48 मुकदमे हैं, किसी के ऊपर 17 मुकदमे हैं, किसी के 100 फ्लैट जो है वो कब्जा किया जा रहा है, सरकार जो है उनको गिराने की बात कर रही है। और अगर देखा जाए इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, तो अखिलेश यादव ने इन लोगों के लिए कुछ खास नहीं किया। और अगर हम बात करें तो, अगर ये शायद मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन अगर हम कानपुर की ही बात कर ले तो इरफान सोलंकी के ऊपर जब मुकदमा हो गया और जब वो जेल चले गए, एक प्रतिनिधिमंडल जरूर भेजा था, लेकिन प्रतिनिधिमंडल जब इनका आया तो उसके बाद इरफान के ऊपर और मुकदमे लग गए। और जब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यहाँ पर खुद देखने के लिए, इरफान से मिलने के लिए आए, तो उसके बाद उन इरफान सोलंकी के ऊपर एक और मुकदमा, और उनकी यहाँ से 400 किलोमीटर दूर जो है महाराजगंज जेल भी ट्रांसफर कर दिया गया। तो इस तरीके के जो हालात पैदा हुए, अगर हम कानपुर की खाली बात कर ले तो कानपुर में ही नहीं, बाकी जो और भी इनके 2 विधायक हैं, तो जहां जहां उनके वोटर हैं वो इनसे काफी नाराज हैं, और इसका इनको खामियाजा जो है वो 2024 में जरूर से जरूर भुगतना पड़ेगा। ये अपनी स्थिति को जितना भी मजबूत कह दें, जितना भी उत्तर प्रदेश में कहें कि हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं और 2024 अच्छे से लड़ लेंगे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। और ये कोई भविष्यवाणी मैं नहीं कर सकता, ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो जमीनी हालात हैं, तो इनका जो MY फैक्टर है वो भी खिसका हुआ है। और जहां तक अगर हम SC/ST की बात करते हैं, तो वो भी बसपा सुप्रीमो ने इनके ऊपर सीधा सा आरोप लगाया है कि इन्हीं ने संसद के अंदर वो बिल फाड़ दिया था, ये लोग उसके खिलाफ हैं। और अगर SC/ST को कोई न्याय मिला या सम्मान मिला तो वो बसपा में मिला, इस तरीके का आरोप मायावती ने भी लगाया था। तो अब देखना ये है कि बहरहाल जैसे भी एकला चलो की उन्हीं ने राजनीति अपनाई है, और समाजवादी पार्टी जिस तरीके से अपने को मजबूत कहती है, वो तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जमीनी हालात, जमीनी हकीकत कुछ और है आरिश। क्या कहेंगे मुमताज, जो बात इब्ने ने कही कि 3 विधायकों का जेल में होना और अखिलेश यादव का उनका मदद न कर पाना एक बहुत बड़ा संदेश उत्तर प्रदेश की सियासत पर भी इसका जा रहा, आने वाले चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी के परिप्रेक्ष्य में से देखा जाए, क्या कहेंगे इसको लेकर?
देखिए, इब्ने भाई ने सीसा माऊ के हमारे विधायक श्री इरफान सोलंकी जी की नजीर यहाँ आपके सामने पेश की। मैं बताना चाहता हूँ, इब्ने भाई तो खैर वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको बता देना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी शुरू से ही इरफान भाई के साथ खड़ी है, पहले मुकदमे से ही। लेकिन हमें मालूम है, भारतीय जनता पार्टी ने झूठे मुकदमे लगाकर, कभी आधार कार्ड के नाम पर, कभी वो झोपड़ी झुग्गी जलाने के नाम पर, कभी और बहुत सारे मुकदमे जो बगैर किसी आधार के मुकदमे थे, उन्हें जेल भेजने का काम किया। और श्री अखिलेश यादव जी इरफान सोलंकी जी से मिलने गए, तो भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर, जैसे कोई इरफान सोलंकी बहुत बड़े मतलब दुर्दांत अपराधी आपको हो, आज उन्हें मुमताज पठान जी न्याय प्रक्रिया पर ही भरोसा समाजवादी पार्टी का उठ चुका है, ये मान लिया जाए? हमें मुमताज जी, अगर आप मेरी बात सुने, मुमताज जी, ऐसा था कि जिस वक्त इरफान सोलंकी जो विधायक हैं या समाजवादी पार्टी के और भी जो विधायक हैं, उनको आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की जरूरत थी, उस वक्त वो उनके साथ नहीं थे। जब वो जेल चले जाते हैं तब आप आते हैं, तो क्या फर्क बनता है? वरना अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के जो हैं, यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। ऐसा नहीं है कि अगर इरफान सोलंकी के ऊपर एक आगजनी के मामले की खाली एफआईआर दर्ज होती है, अगर उसके बाद ही आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहते तो वो बहुत कुछ मदद कर सकते थे, लेकिन उस वक्त वो नहीं किया, क्योंकि वो चुनाव में व्यस्त रहे। और जब चुनाव हो गया और जब अपनी पत्नी को चुनाव उन्हीं ने जिता लिया, उसके बाद उनको याद आई इरफान सोलंकी की। तो इस तरीके के देखिए जो हालात बने हैं मुमताज जी, ये आपको देखना पड़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आपके विधायकों के साथ हुआ, उसके लिए भले ही वो सही है या गलत, ये तो अदालतें तय करेंगी कि क्या है सही क्या गलत है, वो आरोपी है या नहीं है, उन्होंने किया या नहीं किया, ये तो अदालतें तय करेंगी। लेकिन वहां पर जो उनके समर्थक होते हैं, उनको उम्मीद होती है कि जो हमारे नेता के साथ हो रहा है, तो जो इनका नेता है वो आके इनकी कुछ मदद करेगा, उनकी वजह से ये बच जाएंगे। लेकिन वो नेता जब जमीन पे नहीं उतरता है, जमीन पे नहीं आता है, तो जाहिर सी बात है, देखिए लोगों में नाराजगी का माहौल है। क्योंकि आप ठीक है वहां बैठे हैं, मैं जमीन पर हूँ और जमीन पे रहता हूँ, जमीन पे रह के लोगों के बीच में बात भी करता हूँ, और मैंने पूरा शुरू से आखिर तक देखा है। तो उस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि वोटरों में खासी नाराजगी है, और इसका कहीं ना कहीं आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। क्या मुमताज, कहेंगे मुमताज जी? देखिए, इब्ने भाई जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, इब्ने भाई की बात में कुछ थोड़ी बहुत हकीकत हो सकती है, लेकिन हमारी नियत में कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं है। समाजवादी पार्टी के और राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियत में कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। समाजवादी हमेशा से प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज के लिए, मुस्लिम समाज के लिए, क्या सभी वर्गों के लिए अन्याय के खिलाफ खड़ी हुई है। कोई किसी का शोषण करेगा, आपको पता है इस सरकार में जानबूझकर एक खास वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, इसमें कोई शक और शुबे की बात नहीं है। कल की घटना मुरादाबाद की है। मुरादाबाद से एक ताजिर था जो ट्रेन से मुरादाबाद जा रहा था, उसके साथ बहुत जबरदस्त मारपीट हुई। प्रदेश घटना है, उसके बारे में आपको पता होगा। तो इस तरीके से निशाना जानबूझ के बनाया जा रहा है, चाहे नाहिद हसन हो, चाहे हमारे नेता आजम खान साहब हो, चाहे इरफान सोलंकी साहब हो, चाहे दीप नारायण जी हो, इन्हें खास करके निशाना बनाया जा रहा है और एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है कि किसी तरीके से गलत दूसरे वर्ग में गलत मैसेज जाए और एक वर्ग में इसका अच्छा मैसेज जाए, जो हम कर रहे हैं। सिर्फ ठीक है, भारतीय चलिए जनता मैं आता पार्टी हूँ, की ये मंशा है। मैं आता हूँ मुमताज पठान जी आपके पास। हमारे साथ जय सिंह रावत जी भी जुड़े हैं। जय सिंह रावत जी, मायावती की खासकर हम लोग बात करें, मायावती का ये फैसला जहां पर वो एक सियासी तिलिस्म उनका कहा जाता है, जिसे उत्तर प्रदेश में उन्होंने जब बहुत मजबूत किया था, उस तिलिस्म को बीजेपी ने, जिसे कह सकते हैं, वो तोड़ा है। आने वाले वक्त में जिस राह पर मायावती चल रही है या फिर समाजवादी पार्टी चल रही है, क्या मौजूदा वक्त में बीजेपी बाहुबली जो बन चुकी है उसका मुकाबला लगता है आपको कर पाएंगी आने वाले वक्त में ये चुनाव में? देखिए, एक तो राजनीतिक सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा और सबसे प्रधानमंत्री, सबसे मतलब उसका राजनीतिक दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण स्टेट है, और वहां पर अगर कोई मुकाबला कर रहा तो समाजवादी पार्टी कर रही है, अखिलेश यादव कर रहे हैं, ये तो है। और बीएसपी का इस समय उत्तर प्रदेश में लगभग आप जानते हैं एक विधायक है, तो इनका पहले तो अपनी ताकत को बटोरना पड़ेगा उनको, तब जाके आगे बात होगी। इस समय इनका किससे करेंगी? कांग्रेस भी इनसे नहीं करना चाहेगी, समाजवादी पार्टी ने भी कह दिया वो भी इनसे नहीं करना चाहते हैं, और जो इनके साथी थे कई लोग हैं जो समाजवादी पार्टी ने तोड़ दिए हैं। कांग्रेस अगर चाहेगी भी तो उनके साथ वो भीम पार्टी वाले दूसरे जो है आजाद
चंद्रशेखर जो आजाद है उनका उनकी तरफ झुकाव ज्यादा है। तो इस समय मायावती जी के पास तो मेरे ख्याल से एकला चलो के सिवाय उनके पास कोई विकल्प नहीं है। और पहले तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अपनी जो राजनीतिक शक्ति वो बटोरने की कोशिश करेंगे। राजस्थान में करेंगी, छत्तीसगढ़ में करेंगी, मध्य प्रदेश में करेंगी, कर्नाटक में करेंगी, जहां इनके एक एक दो दो विधायक हैं, जहां इनकी मौजूदगी है। तो वहां अपनी इस साल जो जहां चुनाव हो रहे हैं, पहले वो अपनी मौजूदगी बढ़ाएंगी, अपनी ताकत बढ़ाएंगी, फिर 2024 के बारे में तब जाके जो विपक्ष की एकता की बात है, तब शेयरिंग की बात तो तब होगी, वो कि भाई कितनी सीट शेयरिंग की बात तब हो सकती है। तो इसलिए इस समय तो उनके पास और कोई चारा नहीं है। कौन आना चाहेगा उनके साथ, उन्हें पता नहीं। कांग्रेस तो बजाय इनसे ज्यादा तो वो चंद्रशेखर आजाद से भीम पार्टी वालों के साथ समझौता करना चाहेंगे। बाकी का सब हो ही रखा है। दिया और जयसिंह रावत जी, क्या लगता है आपको बसपा में किस तरह के रिफॉर्म की या बदलाव की जरूरत है मौजूदा वक्त में? ऐसा है कि आप जानते हैं कि 2008 में पहली बार 2007 के चुनाव में स्पष्ट बहुमत उनको मिला था। तो आप केवल जाति के नाम से ही तो आप उत्तर प्रदेश या कहीं भी केवल सत्ता में नहीं आ सकते। उसके लिए आपको सोशल इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। उस समय की थी उन्होंने 2007 में। दलितों को भी रखा और अपर कास्ट वालों को भी रखा, क्या कहते हैं माइनॉरिटीज को भी, सबको मिलके, क्योंकि देश में ऐसे सब मिलके चलेंगे तभी बात बनती है। अपोजिशन पार्टी को भी अगर बीजेपी से मुकाबला करना पड़े तो मिलके ही उन सबको चलना पड़ेगा। लेकिन अभी आप देख रहे हैं सभी अपनी अपनी ताकत कंसोलिडेट कर रहे हैं। कांग्रेस देख रहे हैं, कांग्रेस भी अपनी ताकत को रिजुविनेट करने जा रही है। अब उनको राहुल गांधी लगे हुए हैं। इसी तरह 2024 से पहले सब अपनी एक्सरसाइज करेंगे, अपनी ताकत बढ़ाएंगे, तब जाके एक दूसरे सही से बात, बड़ी बात आपने कि सभी पार्टियां अपनी एक्सरसाइज करने में लगी। फिलहाल फायदा किसको कितना मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जयसिंह रावत जी हमसे जुड़ने के लिए। इब्ने हसन बहुत बहुत शुक्रिया। मुमताज पठान आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो मौजूदा वक्त में अकेला चलो की राह पर बसपा चल पड़ी और अकेला चलो की राह पर बसपा को क्या आगे जाके मंजिल मिल पाएगी, ये फिलहाल बड़ा सवाल है।